जूट उगाएंगे, बोरी बनवाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच के आएंगे, बकसिया में अटेगा नहीं, इतना पैसा कमाएंगे। पिछले वीडियो में हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को दे दिया था फिनिशिंग मूव। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और सभी इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू किया था हमने 3000 बीसीई से और देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और उस समय की जितनी भी सिविलाइजेशन थी उनसे कनेक्टेड थी। यानी कि उस समय पर भी लोग टिक कर नहीं बैठ रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और साथ ही जा रहा था उनका ज्ञान, आचार, विचार, आविष्कार, बीमारी और न जाने क्या क्या। और ग्लोबलाइजेशन उस समय पर भी था। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमने देखा सिल्क रूट को, जो कि पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक एग्जिस्ट किया। ये रास्ता न केवल जमीन पर था बल्कि समुद्र में भी था। इस रास्ते ने एशिया के विभिन्न देशों को तो जोड़ा ही, साथ ही एशिया को जोड़ा यूरोप से और अफ्रीका से भी। इस रास्ते से व्यापार तो हुआ ही हुआ, साथ ही हुआ धर्म और संस्कृति का भी आदान प्रदान। और लोग बाग के अलावा फूड भी ट्रेवल कर रहे हैं। पास्ता अरब से निकलकर पूरे इटली में फैल गया, उसके बाद नूडल्स चाइना से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया। और इसी में हमने एक दुख भरी कहानी देखी थी आयरलैंड की, जहां पर लोग आलू पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि वहां पर जैसे ही आलू की फसल खराब होती है 1840s में, वो लोग बेचारे स्टारवेशन की वजह से मरने लग जाते हैं। और हमने एक कविता देखा था जिसमें हमने देखा था कि विभिन्न फसल जो है वो किन किन कंट्रीज से आए थे, वो यहीं कहीं होगा। हाँ ये रहा। और इसी आवाजाही की वजह से शुरू होती है कहानी कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड की, यानी विजय, बीमारी और व्यापार की, जिसमें हमने देखा कि यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया और वो अमेरिका को ढूंढ लेता है जहां पर गोल्ड काफी अच्छी मात्रा में था। तो वो अपने चाचा, मामा, ताऊ सभी को लेकर पहुंच जाते हैं वहां के लोग कि चलो भाई गोल्ड खोद के लाते हैं। और जब गोल्ड से भी पेट नहीं भरता तो सोचते हैं कि वहां कब्जा कर लें, और कब्जा करने के लिए जब उनके हथियार कम पड़ जाते हैं तो वो चेचक फैला देते हैं। और ये सब हुआ यूरोप की वजह से, क्योंकि यूरोप में भी उस समय पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़क, धुआं धक्का बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे। और ट्रेड जो है वो सारा वेस्ट की साइड इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि इंडिया और चाइना, जो कि उस टाइम के बहुत ज्यादा अमीर कंट्रीज में से एक थे, 18th सेंचुरी के बाद ये थोड़े थोड़े कटने लग गया विश्व से और ट्रेड शिफ्ट हो गया वेस्ट की साइड। तो इस तरह से हमने खत्म किया प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की स्थिति को। फिर हमने जानना शुरू किया कि 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन की क्या स्थिति थी, जिसमें हमने मेनली 3 फ्लोज को पकड़ लिया, एक लेबर, कैपिटल और ट्रेड। लेबर, श्रम, पूंजी और व्यापार, इन तीनों को। इस समय पर जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ वो हुआ था कॉर्न लॉ की वजह से। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में लागू किया गया। कुछ ऐसे लोग जिनको इस लॉ से फायदा था उन्होंने इसको जबरदस्ती लगवा दिया गवर्नमेंट से, और कुछ लोग जिनको इससे नुकसान हो रहा था उन्होंने अबॉलिश करवा दिया। और इस कॉर्न लॉ का सबसे महत्वपूर्ण 2 इफेक्ट हुआ, ध्यान से सुनिएगा। पहला कि क्योंकि यूरोप के लोग फसल नहीं उगा रहे थे, इस वजह से वो इंडस्ट्रियल वर्क्स में लग गए, जिसकी वजह से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। दूसरा, यूरोप का जिन जिन देशों पर नियंत्रण था वो देश यूरोप के लिए फसलें उगाने लग गए। और क्योंकि यूरोप को तो पेट भरना ही था, इस वजह से उसने अपने उपनिवेशों में जहां पर भी उसका कब्जा था वहां पर लैंड क्लियर किए, वहां पर अपने लोगों को ले जाकर बसाया और वहां से फसल मंगवाने शुरू किए। इसी का एक एग्जांपल आपको भारत में भी मिल जाता है, पंजाब के कैनाल कॉलोनी का। फिर हमने देखा था इस ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, तो जिसमें हमने रेफ्रिजरेटेड शिप्स के बारे में देखा था। होता क्या था कि पहले मांस नहीं बल्कि जानवर ही सीधा आते थे, तो जानवर बीमार हो जाते थे, वेट घट जाता था उनका, कोई मर गया, तो इस तरह की दिक्कतें आती थी। लेकिन रेफ्रिजरेटेड शिप्स आई, जिसकी वजह से अब जो जितने भी जानवर थे उनको काट काट के सीधा पैक किया गया और दूर के देशों में भेज दिया गया। इससे कॉस्टिंग भी कम आई और धनाधन बिजनेस होने लग गया। फिर हमने इस ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट को देखा था 3 पॉइंट्स में, जिसमें कि सबसे पहला था कोलोनियलिज्म, जिसका एक एग्जांपल था अफ्रीका का डिवीजन। होता क्या है कि बर्लिन में 1885 में जो भी पावरफुल कंट्रीज थी जो कि अफ्रीका पर कब्जा करना चाहती थी, वो लोग मिले और अफ्रीका का मैप लिया, फुट्टे से काट के बांट लिया आपस में। पर ये सब वो कर कैसे पाए, अफ्रीका पर नियंत्रण जमा कैसे पाए? रिंडरपेस्ट बीमारी की वजह से। होता क्या है कि जब यूरोपियंस आते हैं वहां पर और उनसे बोलते हैं हम तुमको बहुत पैसा देंगे, बागान में, माइंस में काम करो हमारे लिए, वो लोग मना कर देते हैं। तो उनके ऊपर टैक्स लाद देते हैं, उनके लिए तरह तरह के खराब से कानून लेकर आते हैं। लेकिन बेचारे अफ्रीकन की कमर तब टूट जाती है जब वहां पर रिंडरपेस्ट फैल जाता है, जिसका कि किलिंग रेट 90% था। और इस बीमारी की वजह से अफ्रीकन जो है कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियंस उनके ऊपर कब्जा कर पाते हैं।
और इसका ही एक नेगेटिव इंपैक्ट हम देखते हैं इंडिया के ऊपर इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। इंडिया और चाइना से बहुत सारे लोग ये बोलकर लेकर जाए जाते थे कैरिबियन आइलैंड्स पे कि हम आपको 5 साल के लिए ले जा रहे हैं, अगर आपने 5 साल काम कर लिया वापस लेकर आ जाएंगे इंडिया में। बट ऐसा होता कुछ नहीं था, क्योंकि वो जब वहां पर जाते थे तो काम करने की कंडीशंस बहुत ही खराब होती थी और वो वहां से वापस ही नहीं आ पाते थे। अब क्योंकि वहां पर बहुत सारे देशों से लोग गए थे, जिसकी वजह से वहां पर संस्कृति मिली जुली टाइप की बन गई, और जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था होसे का, रास्ताफारियनवाद का और चटनी म्यूजिक का। फिर हमने जाना कि भाई पूरी दुनिया जो है वो पैसे छाप रही है ग्लोबलाइजेशन में, तो क्या इंडियंस पीछे रह गए? नहीं, इंडिया में भी एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने क्या किया, लोन का एक अपना ही सिस्टम डिजाइन कर लिया, एम्पोरियम्स खोले जिसमें कि विजिटर्स जो हैं वो आ सके, खरीद सके चीजों को। फिर हमने भारत के ट्रेड के बारे में बात की थी कि भारत पहले कॉटन टेक्सटाइल बेचा करता था, लेकिन समय के साथ उसके कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड में कमी आने लग गई, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया था। अब डिमांड में कमी आने लग जाती है, इस वजह से वो रॉ मटेरियल, कॉटन का रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर देता है। फिर हमने देखा था इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। इसमें हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या हालत होती है। इसमें लड़ाई मारपीट हो जाती है दो ग्रुपों के बीच में, सबसे पहला एलाइज, दूसरा सेंट्रल। उसके बाद हमने देखा कि इस वॉर टाइम में क्या होता है, क्योंकि मेल्स जो थे वो गए थे युद्ध पर, इस वजह से फीमेल्स को बाहर के काम सारे संभालने पड़े, तो फीमेल्स का भी रोल जो है वो चेंज हो गया। दूसरा, यूएस पहले लोगों से कर्ज लेता था, लेकिन अब वो देशों को कर्ज देने लगा, तो यूएस बन गया क्रेडिटर, और इसका खतरनाक रूप से प्रभाव पड़ता है यूरोप पे। वहां के बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं। हालत ये आ जाती है कि 1921 में हर 5वां मजदूर यूरोप का जॉब लेस था और यूरोप कर्जे की जाल में फंसता जा रहा था। इसके साथ ही वहां पर हो चुका था गेहूं का ओवर प्रोडक्शन, जिसको कि हम ग्रेट डिप्रेशन में और थोड़ा डिटेल में देखने को मिलता है हमें। उसके बाद हमने देखा था कि मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था, जिसमें हेनरी फोर्ड का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने देखा असेंबली लाइन का सिस्टम, जो कि उन्होंने बूचड़खाने में देखा था शिकागो के, उसको उन्होंने अपने कार प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया और धनाधन खूब सारी कार बना दी, बेचने लग गए। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उठ गया, वो लोन पे लग्जरियस चीजें जो है लेने लग गए। उन्होंने घर फाइनेंस करवाया, घर बनवाए, यानी दबा के लोन लिए। पर ये प्रॉस्पेरिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। डेट ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेट डिप्रेशन आता क्यों है? ये आता है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन की वजह से। होता क्या है कि पहले यूरोप का ही कुछ हिस्सा जो था वो गेहूं उगाया करता था, लेकिन यूरोप बिजी हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए ये सारे मिलकर ही उगाने लग जाते हैं गेहूं। अब चारों ओर गेहूं ही गेहूं। हालत ये आ गया कि गेहूं पड़े पड़े सड़ने लग गया। दूसरी ओर जब यूएसए को भनक पड़ती है कि भाई इस तरह का कुछ मंदी आने वाला है, तो वो क्या करता है, लोन वसूलना शुरू कर देता है, तू दे पैसा। और यही नहीं, अपने भी लोग को वो जितने लोन उसने दिए थे वो सब रिकवर करना शुरू कर देता है। फिर हमने देखा कि क्या भारत पे भी इस ग्रेट डिप्रेशन का असर रहा? यस, रहा। जूट उत्पादकों पे बहुत ही गंदा असर इसका पड़ा, क्योंकि जूट उत्पादकों ने क्या सोचा था कि जूट उगाएंगे, बोरी बनवाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच के आएंगे, बकसिया में अटेगा नहीं, इतना पैसा कमाएंगे। लेकिन सारी चीज उलट हो जाती है, जूट के रेट बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और जिसकी वजह से इन व्यापारियों को बड़ा घाटा लग जाता है। लेकिन इसका असर ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं होता है, क्योंकि चीजें सस्ती हो गई हैं, तो शहर में रहने वालों को सस्ते में मिल रही हैं चीजें, वो अपना चिल मौज में रह रहे हैं। तो ये तो थी वॉर के दौरान इकोनॉमी की हालत। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आ गया, दोनों से पूरा विश्व रिकवर कर ही रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। इतनी तबाही मची, मतलब इतना झगड़ा किया देशों ने कि 3% पॉपुलेशन जो है वो मर गई पूरे विश्व की। अब इसमें यूएसए और रशिया सुपर पावर के रूप में उभर कर आए। इसके अलावा ये सोचा गया कि यहाँ पर जो डिप्रेशन आया है, फिर जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, उन सब के प्रभावों को कम करने के लिए हम एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं जो कि इन सब चीजों की भरपाई करेगा। और ये सोचा गया कब और बनाया गया कब? 1944 में। तो ब्रेटन वुड्स की 2 बच्चे, एक आईएमएफ, दूसरा आईबीआरडी, जिसको कि वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। ये तो था व्यापार के घाटे और फायदे को मैनेज करने के लिए, ये था ये सारी जो तबाही मची है उन सबको रिकवर करने के लिए। तो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट जब बनते हैं तो काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सुधर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाती है, यानी चेंजेस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। पर क्या ये पॉजिटिव चेंजेस बने रहे? नहीं, डीकोलोनाइजेशन होता है, बहुत सारे जो गरीब देश थे जिनके ऊपर दूसरे देशों का नियंत्रण था वो आजाद होते हैं, लेकिन अभी भी इन देशों को पैसों की जरूरत है, तो ये लोन किससे लेते हैं? आईएमएफ, आईबीआरडी। लेकिन
IMF IBRD पर कब्जा किसका है? जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं। तो अब भी इन छोटे देशों को दबा रहे हैं, इनके रिसोर्सेज पर इनका पूरा राइट्स नहीं होने दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये छोटे देश जो है वो नाराज हो जाते हैं, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तुम लोग हमारे संसाधनों पर भी अधिकार कर रहे हो, हमें व्यापार में खुलने का मौका नहीं दे रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, जिसके तहत वो G77 का गठन कर देते हैं। और इसी की वजह से ब्रेटन वुड्स की अहमियत काफी ज्यादा घट जाती है, और इतनी ज्यादा घट जाती है एक और दूसरे वजह से कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेशो, जो कि मेन चीज था इस ब्रेटन वुड्स का, वो शेक करने लग जाता है, क्योंकि ये फिक्स किया गया था अमेरिका के डॉलर के बेस पर, लेकिन अमेरिका का फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी डामाडोल हो जाती है, जिसकी वजह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेशो की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेशो यानी परिवर्तनशील विनिमय दर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो ट्रेड शिफ्ट होने लग जाता है इंडिया, चाइना और ब्राजील ऐसे देशों की ओर, यानी विकासशील देशों की ओर, क्योंकि अब ये देश जो हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी सस्ते में काम करवाना चाह रहे हैं और सस्ते में अपने व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हम प्राप्त कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के आधुनिक स्वरूप को, जिसमें कि चाइना का फोन, डेनिम की जीन्स, गुची का चश्मा, ये वो पता नहीं क्या क्या फेमस है, यानी हम पूरे विश्व का चीज जो है यूज करते हुए पड़े हैं। तो ये हमने देखा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का रिवीजन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सारी वीडियो देखिए। जय हिंद।